हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंश्योरेंस फील्ड, जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे पेनिट्रेशन रेट की। तो देखो, जो पेनिट्रेशन रेट है वो शो करता है कंट्री में जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो कितना ज्यादा डेवलप्ड है, उसकी रीच कितनी है, उसकी पहुंच कितनी है लोगों में इंश्योरेंस सेक्टर की, वो शो करता है हमारा पेनिट्रेशन रेट। अब इसको निकालते कैसे? इसको निकालते हैं, जो देखो एक कंट्री में आपका टोटल प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, जो भी टोटल प्रीमियम कलेक्ट हुआ है इंश्योरेंस से, डिवाइडेड बाय उस कंट्री की जीडीपी इनटू 100, तो ये निकलता है आपका पेनिट्रेशन रेट। अब देखो, इंडिया के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक पूरे इंडिया को इंश्योर करना है, मतलब हर बंदे के पास एक ना एक इंश्योरेंस होनी चाहिए 2047 तक। ठीक है, एक टारगेट ये है। ऊपर से इंडिया का इंश्योरेंस ये पेनिट्रेशन रेट निकला कितना है? 4.2%। और ग्लोबल एवरेज कितनी है? 7 से लेके 7.5%, जिसमें इंडिया काफी पीछे है। ठीक है, अब देखो जो 4.2% निकला ना, इसमें भी आगे डिफरेंशिएट है। जैसे कि आपको पता है जो हमारा इंश्योरेंस है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है हमारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आपका जनरल हेल्थ वगैरह सब आता है। तो देखो, जो इंश्योरेंस वाली है ना टोटल, ये है हमारी 4.2%। इसमें से लाइफ वाली कितनी है? 3.2%। और नॉन लाइफ वाली 1%। ये आगे फर्दर डिफरेंशिएट है। ठीक है, अब देखो ग्लोबली कितना है? 7 से 7.5, और इंडिया कितना है? 4.2, काफी पीछे है। ऊपर से जो पेनिट्रेशन रेट की रैंकिंग निकलती है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 20। और नंबर 1 पे कौन है? ताइवान, और इसकी कितनी है पेनिट्रेशन रेट? 14.8%। तो ये था हमारा पेनिट्रेशन रेट। अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस क्या होता है आपका? देखो, ये दो वर्ड से मिला है, बैंक प्लस इंश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इस एग्जांपल लेते हैं। समझ लो भारत का किसी कोने में एक गांव है, काफी इंटीरियर में जाके, ठीक है, एक विलेज है। अब पता क्या होगा, इस विलेज में आपको कोई बड़ी इंश्योरेंस या छोटी इंश्योरेंस कंपनी मिले ना मिले, पर एक बैंक जरूर मिलेगा। एक बैंक जरूर मिलेगा, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, यूको हो, कोई नेशनलाइज बड़ा बैंक मिलेगा आपको एक इस गांव में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब आपको इस गांव में इंश्योरेंस बेचनी है। ठीक है, तभी तो हमारा टारगेट 2047 का पूरा होगा। ठीक है, तभी हमारा पेनिट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को हम इंश्योर करेंगे उतना ज्यादा हमारा पेनिट्रेशन रेट बढ़ेगा। ठीक है, और उतने ज्यादा हम 2047 वाले टारगेट को पूरा करेंगे। अब मेरे को इस गांव में इंश्योरेंस बेचनी है। ठीक है, और गांव के लोग ऐसे होते हैं ना कि वो ऑनलाइन परचेज नहीं करेंगे जब तक उनके पास वो कागज नहीं आएगा ना, जिसमें लिखा होगा कि हाँ भाई आपकी इंश्योरेंस की है, आपको इतना पैसा मिलेगा। ये जब तक उनके पास वो कागज नहीं आएगा, ठीक है, तब तक उनको विश्वास नहीं होता। अब देखो, बात ये है कि वो ऑनलाइन परचेज करके भी वो कागज डाउनलोड कर सकते हैं, पर वो उनको तब भी बिलीफ नहीं आएगा। उनको पता है गांव के लोगों को क्या होता है। मैं देखो, मेरी रूरल पोस्टिंग भी हुई थी सबसे पहले एसबीआई में, तो मेरे को पता है, जब तक गांव का पर्सन, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलके, ठीक है, और वो पर्टिकुलर पर्सन बैंक का होना चाहिए, उससे मिलके, और जब तक ये बैंक वाला बंदा इसको कागज ना दे ऊपर मोहर लगा के, तब तक गांव के लोगों को विश्वास नहीं होता। अब इस गांव के इस विलेज में हमें इंश्योरेंस बेचनी है और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कोई है नहीं, तो क्या होगा? तो वो ये बैंक जो है ना, ये बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट करेगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ। उसमें क्या होता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी, समझ लो एबीसी, ठीक है, ये बैंक के साथ एग्रीमेंट करेगी कि हम आपका बैंक का प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी इंश्योरेंस बेचेंगे इस गांव में। ये होता है आपका बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, बैंक को एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता है किससे? आईआरडीआईए से, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, कि वो एक एजेंट की तरह काम करना चाहता है। अब एजेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कंपोजिट एजेंट, एक होता है आपका रेफरल एजेंट। ठीक है, और देखो बैंक जो है वो किसके अंडर होते हैं? आरबीआई के अंडर। तो आरबीआई की गाइडलाइंस में मेंशन्ड है, कौन सी? सेक्शन 610 ऑफ बीआर एक्ट 1949 में, कि बैंक जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो सोचो बैंक ने एबीसी कंपनी के साथ क्या कर दिया, बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट कर दिया कि हम एबीसी कंपनी को अलाउड करते हैं, हमारे बैंक के थ्रू आप पॉलिसीज बेच सकते हैं। तो जो ये बैंक इंश्योरेंस होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रेफरल मॉडल, ठीक है, और एक होता है आपका कंपोजिट मॉडल। तो इनमें फर्क क्या होता है? जो रेफरल मॉडल होता है उसमें क्या होता है, समझ लो ये हमारा बैंक है और इस बैंक ने किया है एबीसी कंपनी के साथ टाई अप। तो जो रेफरल मॉडल होगा इसमें क्या होगा, एबीसी कंपनी ना अपना एक एम्प्लॉय इस बैंक में बिठा देगी, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा और लोगों को पॉलिसीज बेचेगा। ये होता है आपका रेफरल मॉडल। वहीं अगर मैं कंपोजिट मॉडल की बात करूं, इसमें क्या होगा, ये बैंक है, इसने एबीसी कंपनी के साथ टाई अप किया है, पर कंपोजिट मॉडल में क्या होगा, एबीसी कंपनी अपना कोई
स्टाफ मेंबर नहीं भेजेगी इस बैंक में, बल्कि ये बैंक वाले जो एम्प्लॉयज होंगे ना, वो ही इस कंपनी की इंश्योरेंस पब्लिक को बेचेंगे। मतलब समझे? रेफरल में क्या होगा कि जो बैंक एम्प्लॉयज है वो कोई डील नहीं करेंगे इंश्योरेंस की, एबीसी कंपनी अपना एम्प्लॉय भेजेगी, वो बैंक में बैठा रहेगा और वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेगा और उनको पॉलिसीज बेचेगा। पर कंपोजिट मॉडल में क्या होता है, कंपोजिट मॉडल में ये जो बैंक है, इसके जो एम्प्लॉयज होंगे वो इस कंपनी एबीसी कंपनी की इंश्योरेंस बेचेंगे लोगों को, ना कि एबीसी कंपनी का कोई स्टाफ मेंबर। इस कंपोजिट मॉडल में एबीसी कंपनी का कोई स्टाफ मेंबर नहीं होता बैंक में, बल्कि बैंक वाले एम्प्लॉयज जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं वो ही इस पॉलिसीज को बेचते हैं आगे पर्संस को। तो ये था हमारा बैंक एश्योरेंस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म इंश्योरर इंश्योर्ड प्रपोजर क्या होता है विद एग्जांपल। सपोज एक पर्सन है राजू और इसको लेनी है पॉलिसी। ये गया एक एबीसी कंपनी के पास और इनको कहा कि हम आपको रेगुलर प्रीमियम देंगे, बदले में आप मेरे को पॉलिसी दो मेरे लिए। इसने पॉलिसी खरीद ली अपने लिए, टर्म प्लान। ठीक है, तो यहां पे देखिए एबीसी कंपनी क्या कहलाई जाएगी, इंश्योरर। तो मतलब इंश्योरर कौन होता है, जो आपको पॉलिसी प्रोवाइड करता है, जो आपको पॉलिसी देता है। ठीक है, जो आपको पॉलिसी प्रोवाइड करता है वो कंपनी क्या कहलाई जाती है, इंश्योरर। जैसे आप एलआईसी के पास गए और वहां से पॉलिसी खरीदी तो एलआईसी क्या कहलाई जाएगी, इंश्योरर। ठीक है, जैसे आप एसबीआई लाइफ के पास गए वहां से पॉलिसी खरीदी, या पीएनबी मेट लाइफ के पास गए वहां से पॉलिसी खरीदी, तो वो कंपनीज क्या कहलाई जाएंगी, इंश्योरर। जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो कहलाई जाती है इंश्योरर। अब यहाँ पे राजू का केस देखिए, पॉलिसी किसने खरीदी, राजू ने। किसके लिए, अपने लिए खरीदी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कवर किसको मिलेगा, राजू को मिलेगा। ठीक है, तो जिस पर्सन को इंश्योरेंस कवर मिलता है वो पर्सन क्या कहलाया जाता है, इंश्योर्ड। अब एक एग्जांपल और समझते हैं, यही एबीसी कंपनी है। अब देखो राजू तो हो गया इंश्योर्ड, राजू हो गया इंश्योर्ड, पर कुछ समय बाद क्या हुआ, राजू की मैरिज हो गई। मैरिज होगी तो उसकी वाइफ आ गई। अब क्या किया, राजू ने एक पॉलिसी और खरीदी एबीसी कंपनी से, जिसका प्रीमियम कौन भर रहा है, प्रीमियम भर रहा है राजू, प्रीमियम भरेगा राजू। पर इसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो यहां पे देखो इंश्योरेंस कवर किसको मिल रहा है, इसकी वाइफ को। तो इंश्योर्ड कौन कहलाया जाएगा, इसकी वाइफ। इंश्योर्ड कौन होता है, जिसको इंश्योरेंस कवर मिलता है उस पॉलिसी में, वो होता है इंश्योर्ड। और एबीसी कंपनी क्या कहलाई जाएगी, इंश्योरर। क्यों, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है वो कहलाया जाता है इंश्योरर। अब यहाँ पे देखिए राजू को क्या बोलेंगे, राजू होगा हमारा यहाँ पे प्रपोजर। जो पर्सन उस इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करता है, ठीक है, जो पर्सन इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करता है उसे बोलते हैं प्रपोजर। जो पर्सन उस इंश्योरेंस के अंडर कवर होता है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं इंश्योरर। अब ऊपर वाला केस देखते हैं। देखो ऊपर वाले केस में क्या है, प्रीमियम कौन भर रहा है, राजू। इंश्योरेंस कवर किसको मिल रहा है, राजू। तो यहाँ पे राजू क्या होगा, इंश्योर्ड भी होगा और साथ ही साथ में क्या होगा, प्रपोजर भी होगा। ठीक है, दोनों चीजें राजू ही होगा। क्यों, क्योंकि पैसे भी वो दे रहा है और इंश्योरेंस कवर भी उसको मिल रहा है। पर सेकंड केस में क्या है, पैसे तो राजू दे रहा है तो राजू क्या होगा, प्रपोजर। पर इंश्योरेंस कवर किसको मिल रहा है, इंश्योरेंस उसने ली किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कवर किसको मिल रहा है, इसकी वाइफ को मिल रहा है, तो वो क्या कहलाई जाएगी, इंश्योर्ड। तो जिसको इंश्योरेंस कवर मिलता है वो क्या कहलाया जाता है, इंश्योर्ड। ठीक है, जो उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है उसको बोलते हैं प्रपोजर, और जो कंपनी उसको प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस को उसको क्या बोलते हैं, इंश्योरर। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। क्या नॉमिनेशन क्या होता है, ठीक है। नॉमिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एक बंदे को नॉमिनेट करते हो कि अगर बाय चांस आपको कुछ हो जाता है तो आपके इंश्योरेंस का पैसा उस पर्सन को मिलना चाहिए। सपोज जैसे यहाँ पे राजू है, राजू ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है, इसने टर्म प्लान लिया था 60 ईयर्स का, कि 60 ईयर्स तक का मेरा टर्म प्लान है, कुछ हो जाएगा तो इसको कितने पैसे मिलेंगे, सपोज 50 लाख रुपीस मिलेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, आदित्य इसका सन है, उसको नॉमिनेट किया। ठीक है, उसको नॉमिनेट किया क्या, कि अगर बाय चांस 60 साल से पहले राजू की डेथ होती है तो ये जो 50 लाख रुपए हैं ये किसको मिलने चाहिए, आदित्य को मिलने चाहिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन। इसको बोलते हैं हम नॉमिनेशन करना। और ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 39 में मेंशन है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, आदित्य को नॉमिनेट कर दिया कि अगर बाय चांस मेरी डेथ हो जाती है 60 से पहले तो ये 50 लाख रुपए आदित्य को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आदित्य को क्या बोलेंगे, आदित्य को बोलते हैं हम नॉमिनी। जिस पर्सन का नाम हम नॉमिनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनी। और जिस पर्सन का हम नाम नॉमिनेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन। क्लियर है, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम यहाँ पे प्रपोजल फॉर्म की। तो ये क्या चीज होती है, सपोज मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है, तो मैं उसको परचेज करने के लिए गया एक इंश्योरेंस कंपनी में। तो वहां पे सबसे पहले हमारा क्या बनाया जाएगा, एक प्रपोजल बनाया जाएगा
इसकी एक फाइल बनेगी। अब उस फाइल में क्या क्या होगा, मेरी बेसिक डिटेल्स, मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, साथ में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को कैसी पॉलिसी चाहिए, फिर मेरा पिछला मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, ठीक है, फिर साथ साथ मेरी बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेंगे वो। ऐसा क्यों होता है, सपोज जैसे मैंने एक पॉलिसी परचेज करना चाहता हूँ जिसका प्रीमियम है साल का 3 लाख रुपए, तो वहां पे वो मेरी बैंक स्टेटमेंट भी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो चेक करेंगे कि यार मेरे बैंक खाते में इतने पैसे आते भी हैं कि मैं 3 लाख का प्रीमियम साल का भर पाऊं कि नहीं भर पाऊं। अगर नहीं भर पाऊंगा तो उनका क्या होगा, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो वो वैसा चीज नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए वो मेरे से बैंक स्टेटमेंट भी मांगेंगे जिसमें वो चेक करेंगे क्राइटेरिया कि मैं क्या साल का 3 लाख रुपए उनको दे पाऊंगा कि नहीं। अगर नहीं दे पाऊंगा तो वो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रपोजल क्या होता है, देखो एक फाइल बनती है जिसमें आपकी सारी डिटेल और रिक्वायरमेंट होती है, वो आगे एक ऑफिसर के पास जाती है, फिर वो आपके सारे पैरामीटर्स चेक करता है कि आप सारे पैरामीटर पे खरे उतरते हो, तो वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और अप्रूव करता है, नहीं तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, और अप्रूव कर देगा तो आपको पॉलिसी मिल जाएगी। तो ये काम होता है प्रपोजल फॉर्म का, ठीक है। अगला बात करते हैं हम फ्री लुक पीरियड का। तो देखो फ्री लुक पीरियड क्या होता है, एक तरीके से एग्जांपल समझो कि आपने कोचिंग लेनी है, आपने कोचिंग लेनी है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो स्टार्टिंग में डेमो क्लासेस लगाते हो ना, कि डेमो क्लासेस लगाते हो, और फिर अगर आपको डेमो क्लासेस अच्छी लगी तो आप कोचिंग कंटिन्यू रखते हो, नहीं तो नहीं करते। तो वैसा वैसा ही कुछ फ्री लुक पीरियड होता है, ठीक है। ये कम से कम 15 दिन का होता है। और वहीं अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीद रखी है या किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी खरीद रखी है तो ये 30 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज आपने आप पॉलिसी परचेज की, ठीक है, पॉलिसी पॉलिसी परचेज की, फिर क्या होता है आपको किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई इस कंपनी में ये दिक्कत है, इसकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, या आपको खुद वो पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है, आपको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या है आप फ्री लुक पीरियड के अंदर अंदर उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हो, जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और अगर चार्ज लगेंगे भी तो वो मिनिमल चार्जेस लगेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट होती है बस वो, बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो ये होता है आपका फ्री लुक पीरियड। अब ये फ्री लुक पीरियड काउंट कब से होता है, तो देखो सपोज मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में गया 1 जैन को, 1 जैन को गया, वहां तो पहले दिन क्या बनेगा, मेरा प्रपोजल बनेगा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, प्रपोजल बना, और वो गया ऑफिसर के पास। फिर क्या आ गया, सेकंड सैटरडे संडे, ऐसे 3-4 छुट्टियां आ गई, ठीक है। फिर पॉलिसी जो मेरी अप्रूव्ड हुई वो समझ लो 8 जैन को हुई, 8 जनवरी को मेरी पॉलिसी अप्रूव्ड हुई और मेरे पास पॉलिसी नंबर आ गया। तो जिस दिन आपकी पॉलिसी अप्रूव्ड होती है और आपके पास पॉलिसी नंबर आता है, उस दिन से काउंट होता है आपका फ्री लुक पीरियड, ना कि जिस दिन आप प्रपोजल बनाते हो वहां से काउंट नहीं होता। जिस दिन आप पॉलिसी आपकी अप्रूव्ड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, डीओसी, डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन आपकी पॉलिसी अप्रूव्ड होती है उस दिन से आपका फ्री लुक पीरियड काउंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्री लुक पीरियड। आगे बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो वेटिंग पीरियड क्या होता है आपका, वेटिंग पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसके दौरान आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसका क्लेम आप नहीं ले पाओगे। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं कि देखो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूं मैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने जैसे समझ लो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया, तो उसमें ना वो मेंशन करते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे कैंसर हो गया या ट्यूमर हो गया, इनका क्लेम अगर आपको लेना है तो कम से कम 1 साल रुकना पड़ेगा, 1 साल बाद आप इनका क्लेम ले पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो कंपनियों का मानना है कि कैंसर और ट्यूमर छोटी मोटी बीमारी नहीं, कि आज आप रात को सोए और सुबह आपको जुकाम हो गया, वैसा कैंसर के साथ नहीं होता कि आज आप रात को सोए और सुबह कैंसर हो गया। कैंसर ट्यूमर एक स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे बिल्ड करता है, ठीक है। और आपने आज पॉलिसी ली और आप कल कैंसर का क्लेम ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है, कंपनी के साथ कुछ ना कुछ डिटेल छुपाई है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी उसमें वेटिंग पीरियड मेंशन करती है। कोई कोई कंपनी वेटिंग पीरियड मेंशन करती है, कोई कोई कंपनी लीन पीरियड करती है मेंशन। अब लीन पीरियड क्या होता है, जैसे समझ लो मेरा क्लेम है 20 लाख का, ठीक है, मैंने जो इंश्योरेंस लिया उसमें क्लेम है 20 लाख का, तो लीन पीरियड क्या होगा, ये भी वेटिंग पीरियड है, कि जैसे इसमें 1 साल का वेटिंग था ना कि 1 साल बाद आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई कोई कंपनी इसमें क्या करती है 1 साल का लीन पीरियड कर देती है। उसमें क्या होता है कि जो 20 लाख का मेरे को इंश्योरेंस अमाउंट मिलना था, लीन पीरियड में क्या कर देंगे, वो 5 लाख कर देंगे इसको। कि अगर देखो वैसे तो आपको कैंसर और ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे 1 साल बाद, पर बाय चांस आपको 1 साल के अंदर भी होता है कैंसर और ट्यूमर, तो उस टाइम हम आपको 20 लाख नहीं देंगे, अमाउंट कम कर देंगे 5 लाख। और कोई कोई कंपनी क्या कहती है, हम कुछ भी नहीं देंगे 1 साल के अंदर, और कोई कंपनी कहती है कि हम चलो 20 लाख नहीं देंगे 5 लाख दे देंगे। तो जो कंपनियां अपना अमाउंट कम कर देती हैं उस दौरान, उसको कहते हैं लीन पीरियड। और जो कंपनियां उस दौरान कुछ भी पैसा नहीं देती, पैसा देने से मना करते हैं कि भाई अगर आपको ये बीमारी होगी तो आपको 1 साल बाद ही पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, वेटिंग पीरियड बोलते हैं। ये बात क्लियर है? वेटिंग पीरियड क्या होता है, जिस दौरान आप कंपनी से क्लेम के पैसे नहीं ले सकते, ठीक है, वो पहले ही पॉलिसी में मेंशन्ड होता है। और लीन पीरियड क्या होता है, जिस दौरान आप कंपनी से क्लेम के पैसे तो ले सकते हो,
पर आपको क्लेम फुल नहीं मिलेगा, कुछ परसेंट ही मिलेगा, वो होता है लीन पीरियड। ठीक है, फिर बात करते हैं हम डेफरमेंट पीरियड क्या होता है। तो देखो डेफरमेंट की ना जो डेफिनेशन है, डेफरमेंट पीरियड ना हर पॉलिसीज के हिसाब से अलग अलग मीनिंग रखता है। अगर मैं बात करता हूँ पेंशन प्लान की, तो पेंशन प्लान में क्या मीनिंग होता है इसका, कि सपोज जैसे कि मैंने आज मेरी एज है, समझ लो 45 साल एज है, समझ लो, है ना, और मैंने लिया है पेंशन प्लान कि भैया मेरे को टेंशन हो रही है कि मेरे को तो पेंशन भी नहीं है, मैंने पेंशन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 45 ईयर की एज में पेंशन प्लान लेता हूँ, और मेरे को पेंशन कब मिलेगी, 60 ईयर्स के बाद। ठीक है, जब मैं 60 का हो जाऊंगा तब पेंशन मिल जाएगी। तो डेफरमेंट पीरियड क्या होता है पेंशन प्लान में, जिस एज में आप पेंशन के लिए इनरोल करते हो, ठीक है, प्रीमियम देना स्टार्ट करते हो, और जिस दिन आपको पेंशन मिलती है, तो ये बीच का जो पीरियड है इसको बोलते हैं डेफरमेंट पीरियड। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एपीवाई ले लो, एपीवाई क्या है आपकी अटल पेंशन योजना। ठीक है, कितने से कितने के लिए, 18 से 40 के लिए। टोटल कितने स्लैब्स है, 5 स्लैब्स है। आप 1000 की, 2000, 3000, 4000, 5000, 5 तरीके की पेंशन लगा सकते हो। तो देखो आज मेरी प्रेजेंट एज है 29 ईयर्स। ठीक है, सोचो मैंने आज की डेट में एपीवाई में इनरोल किया, तो मेरे को पैसा कब तक देना है, 60 साल की उम्र तक देना है। फिर मेरे को जाके पहला पेंशन मिलेगा। ठीक है, पहले पेंशन की किस्त मिलेगी। तो देखो 29 से लेके 60 साल की एज जो होगी इसको क्या बोलेंगे, डेफरमेंट पीरियड। जिस टाइम में मैंने प्रीमियम दिया और मेरे को पेंशन नहीं मिली, ठीक है, वो पीरियड क्या कहलाया जाता है, डेफरमेंट पीरियड। वहीं अगर मैं चाइल्ड प्लान की बात करूं, अगर मैं किसी चाइल्ड प्लान की बात करूं, इसमें डेफरमेंट पीरियड क्या होता है, इसमें डेफरमेंट पीरियड होता है जिस दिन आप चाइल्ड के लिए पॉलिसी ले रहे हो, और जब चाइल्ड ओनर बन जाता है उस पॉलिसी का, उस टाइम गैप को क्या बोलते हैं, डेफरमेंट पीरियड बोलते हैं। और क्या होता है, जैसे कि समझ लो आपने कोई पॉलिसी ली जिसकी मैच्योरिटी का अमाउंट आपको 10 साल में मिलना था, पर आप क्या कहते हैं, यार 10 में नहीं चाहिए मेरे को, अभी तो मेरे पास पैसा है, मेरे को आप एक काम करो 13 साल की एज, जब 13 साल हो जाएंगे पॉलिसी को, तब देना मेरे को वो मैच्योरिटी अमाउंट। तो ये जो आपने डिले किया इसको बोलते हैं डेफरमेंट पीरियड। तो डेफरमेंट पीरियड के हर प्लान के हिसाब से अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, कोई एक मतलब नहीं है। तो ये मैंने आपको जितने हो सकते थे उतने समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं अंडर इंश्योरेंस की क्या होता है। अंडर इंश्योरेंस ये होता है कि आपने पॉलिसी कराई, पर वो आपने कम करा ली, मतलब जो आपका नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई ना हो पाए उस पॉलिसी से। इसके दो एग्जांपल समझते हैं। देखो, एक है समझ लो मेरी कार, और मेरी कार की कीमत है 10 लाख रुपए। आपने पॉलिसी कराई, ठीक है, इसकी इंश्योरेंस कराई, और उसमें आपको क्लेम मिल रहा है, जो सम एश्योर्ड मिल रहा है वो कितना है, 7 लाख। मतलब अगर मेरी कार का टोटल लॉस हो जाता है, मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 7 लाख ही मिलेगा। तो मेरी कार कितने की थी, 10 लाख की, तो 3 लाख का तो मेरा नुकसान हुआ ना। तो ये क्या होता है, अंडर इंश्योरेंस। एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये था हमारा वही राजू, ठीक है, जिसने अभी इंश्योरेंस करवाई थी पीछे, इसने लिया था टर्म प्लान, और इसका टर्म प्लान था समझ लो 50 लाख का, कहा था ना हमने, 50 लाख का टर्म प्लान था। पर इसने तो सपोज 40 लाख के लोन ही ले रखे थे। बाई चांस इसकी डेथ हो जाए, तो इसकी फैमिली को, आदित्य को, जो इसका सन था, उसको 50 लाख रुपए तो मिलेंगे, पर 40 लाख का तो लोन ही बंद करना पड़ेगा। तो इनके पास बचा कितना, 10 लाख रुपए। तो देखो 10 लाख से क्या गुजारा होएगा इनके परिवार का, नहीं होगा। वहां पे इनको टर्म प्लान था जो कम से कम 1-1.5 करोड़ का कराना चाहिए था, ताकि वो 40 लाख भर भी दे तो 50-60 लाख रुपए इनके पास रहे, जिससे ये खर्चा चला सके। तो इन दोनों केस में क्या हुआ, देखो जो लॉस हो रहा है, ठीक है, जो पैसे मिल रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। यहाँ पे 7 लाख मिल रहे हैं, 10 लाख की कार थी, 3 लाख का नुकसान हो गया। यहाँ 50 लाख का टर्म प्लान था, 40 लाख का इंश्योरेंस वो लोन थे। ठीक है, तो बचा कितना इनके पास, 10 लाख। 10 लाख में सोचो माँ बेटे भाई बहन ने सबने खर्चा निकालना है, खाना खाना है, पढ़ाई का खर्चा, शादियों का खर्चा, 10 लाख में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका अंडर इंश्योरेंस, जिसमें जो लॉस हो रहा है उसकी पूरी भरपाई नहीं हो पाती। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे डबल इंश्योरेंस की। तो देखो डबल इंश्योरेंस क्या होता है आपका, बेसिकली समझ लो आपके पास है एक एसेट, ठीक है, चाहे ये लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। पहले आप सिर्फ इसकी एक कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे थे, एबीसी से, अब और वहां पे आपको लॉस हो रहा था। तो आप इस लॉस को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हो, इसी की एसेट की ना एक और कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे हो, सपोज एक्स वाई जेड से। तो जब भी आप एक एसेट की, सिंगल एसेट की एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डबल इंश्योरेंस। और क्या ये इंडिया में लीगल है, बिल्कुल लीगल है। किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 34 ऑफ इंडियन मरीन एक्ट 1963 के तहत ये इंडिया में लीगल है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, जो हमारे पिछले एग्जांपल थे। सपोज मैंने वहां पे क्या था, मैंने कार ले रखी थी 10 लाख की, 10 lakhs की, और मैंने एक इंश्योरेंस करवा रखी थी 7 लाख की। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे को 3 लाख का नुकसान होता है। अगर मेरी कार टोटल डैमेज हो जाती है तो मेरे को कंपनी कितना दे रही थी, सिर्फ 7 लाख। तो यहाँ पे मेरे को 3 लाख का लॉस हो रहा था। तो मैंने क्या किया, अपनी कार की एक और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा ली, और उन्होंने अमाउंट रखा 6 लाख। अब यहाँ पे देखो बात क्या है, अगर बाय चांस मेरी कार का टोटल डैमेज हो जाता है तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा, 7 + 6 13 लाख, नहीं, मेरे को पैसा मिलेगा सिर्फ 10 लाख रुपए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी।
जो क्या बोलता है, आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना आपका लॉस है। और दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है कि आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लॉस कितना का हो रहा था, मेरी कार 10 लाख की थी, अगर टोटल लॉस होता है, मेरी कार टोटल डैमेज होती है तो मेरे को टोटल लॉस कितने का होता है, सिर्फ 10 लाख का। तो ये दोनों कंपनी मिलकर मेरे को कितना पैसा दे देंगे, 10 लाख। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट क्या हुआ मेरा, कि पहले देखो, पहले मैंने अगर सिर्फ सिंगल इंश्योरेंस करा रखी थी 7 लाख वाली, तो यहाँ पे मेरे को 3 लाख का लॉस हो रहा था ना। पर अब क्या है, मैंने दो इंश्योरेंस करा ली, तो मेरे को गाड़ी की पूरी वैल्यू वापस मिल रही है 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे मेरा लॉस खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए लोग डबल इंश्योरेंस करवाते हैं कि आपका लॉस खत्म हो जाए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं राजू वाला। तो राजू वाले केस में क्या था, राजू ने 50 लाख का टर्म प्लान करा रखा था, ठीक है। फिर इसको याद आया कि यार मैंने 40 लाख के तो लोन ही ले रखे हैं, तो घर वालों को क्या बचा, सिर्फ 10 लाख बचा। तो ये क्या करता है, ये 1 करोड़ रुपए का एक और टर्म प्लान लेता है, ठीक है। अब सोचो राजू की डेथ हो जाती है, तो आदित्य को कितना पैसा मिलेगा, आदित्य को मिलेगा यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो डेथ होती है ना, डेथ का अभी का आप कभी भी जो डेथ का लॉस है उसको इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। मतलब लॉ ऑफ इंडेमनिटी ये तो बोलता है जो आपका टोटल लॉस है उसके हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, पर इसमें डेथ इंक्लूड नहीं होती। क्यों, क्योंकि डेथ की आप वैल्यू पैसों में निकाल ही नहीं पाओगे कि एक आदमी मरा तो एक परिवार को कितने पैसों का नुकसान हुआ, इसको आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए इस केस में क्या होता है, आपको टोटल पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 करोड़ और 50 लाख दोनों मिला के 1.5 करोड़ रुपए आदित्य को मिलेंगे। सपोज यहाँ पे राजू ने एक 2 करोड़ का और टर्म प्लान ले रखा होता, तो आदित्य को कितने पैसे मिलते, इनका टोटल 2 + 1 3 और 3.5 करोड़ रुपए आदित्य को मिलते हैं। तो टर्म प्लान में ऐसा होता है, जहां डेथ इंक्लूड है वहां आपको जितनी आपने इंश्योरेंस करा रखी सबके पैसे मिलेंगे। पर अगर हम एसेट्स की बात करें, कार बिल्डिंग वगैरह की, तो वहां पे आपने जितनी मर्जी इंश्योरेंस करा रखी हो, जो आपका मैक्सिमम लॉस होगा उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो ये था डबल इंश्योरेंस। अब बात करते हैं री इंश्योरेंस की। तो री इंश्योरेंस क्या होता है, सपोज जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, अब इसने अपना रिस्क ट्रांसफर करना है, ठीक है, रिस्क कम करना है। तो रिस्क कम करने के लिए क्या करेगी, ये अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देगी, किस पे करेगी, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी पे। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जैसे कि आपकी जीआईसी आरई हो गया। अब इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं, टेंशन मत लीजिए। सपोज मेरी एक कंपनी है एबीसी कंपनी, छोटी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी नई खुली है, ठीक है। और मेरी ऑफिस के पास है एक अर्थक्विक प्रोन जोन, जहां पे फ्रीक्वेंट मतलब साल 2 साल बाद अर्थक्विक आता रहता है, ठीक है। और वहां है 1000 बिल्डिंग्स। अब इन्होंने क्या किया, इन सब ने ना मेरे से इंश्योरेंस करवा ली। अब जाहिर सी बात है मेरे को खतरा तो रहेगा, एक तो मेरी छोटी कंपनी है, ठीक है, उतना मेरे पास मार्जिन नहीं है, ऊपर से 1000 बिल्डिंग से मेरे से इंश्योरेंस करवा रखी है कि, और मेरे को पता ही है अर्थक्विक प्रोन जोन है, आज नहीं तो कल यहाँ भूकंप आना ही आना है, और ये 1000 बिल्डिंग को क्लेम देते देते मेरा दिवालिया निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना रिस्क कंपनी के लिए क्या करूंगा, मैं री इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा और वहां पे इनकी इंश्योरेंस करवा लूंगा कि कल को अगर अर्थक्वेक आता है और मेरे को इन 1000 का बिल्डिंग्स को क्लेम देना ही पड़ जाए, तो मेरे को पहले क्लेम कौन देगा, ये री इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम देगी और फिर मैं इनको क्लेम दे दूंगा। तो इससे क्या हुआ, मेरा रिस्क कम हो गया, मेरी कंपनी का रिस्क कम हो गया। तो जब एक कंपनी अपना जो उसके रिस्क होता है उसको कम करने के लिए किसी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाती है, उसको क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस, ठीक है। और वो कंपनीज क्या होती हैं, री इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये होता है हमारा री इंश्योरेंस। अब बात करते हैं हम ग्रेस पीरियड की। तो सपोज मेरी एक पॉलिसी है, ठीक है, मैंने एक पॉलिसी परचेज की है और मेरे को हर साल ना इसकी किस्त देनी होती है 5th जन को, इसका प्रीमियम देना होता है 5th जन को। तो 5th जन क्या होगा, मेरा ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होती है आपकी, जिस दिन आपको प्रीमियम देना होता है। तो सपोज क्या हुआ कि जनवरी में मेरी सैलरी नहीं आई, ठीक है, या मेरे पास पैसे नहीं बचे और मैं प्रीमियम नहीं दे पाया 5 जनवरी को, तो मेरी पॉलिसी का क्या होगा, क्या मेरी पॉलिसी बंद हो जाएगी, नहीं। फिर क्या होता है, आपका ग्रेस पीरियड चालू होता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है आपका, ये कम से कम देखो मैक्सिमम 30 डेज का होता है इन जनरल, इन जनरल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा कहीं आईआरडीआई का रूल नहीं है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। पर ग्रेस पीरियड होता क्या है, बेसिकली कुछ टाइम देते हैं आपको, जैसे कि आपको कोई 10 दिन देगा, कोई 20 दिन दे देगा, कोई 30 दिन दे देगा। तो ये दिन क्या होते हैं, इस दिन के अंदर आप जैसे आप 5 तारीख है ना, और एक कंपनी का ग्रेस पीरियड समझ लो 10 तारीख है, तो मतलब 5 10 15, मतलब आप 15 जनवरी तक कभी भी इस पॉलिसी का प्रीमियम दे सकते हो और आप पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, ठीक है। मतलब जिस दिन आपकी ड्यू डेट थी आपने उस दिन पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे पाए किसी भी रीजन से, तो आपका ग्रेस पीरियड चालू हो जाता है और वो जितने दिन का पॉलिसी में मेंशन होगा उतने दिन के लिए होता है। अगर 10 दिन का होगा तो आगे वाले 10 दिन आपके पास टाइम है कि आप वो प्रीमियम को पे कीजिए और आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और आपकी पॉलिसी वैसी की वैसी चलती रहेगी। पर बाय चांस मैं ग्रेस पीरियड में भी पैसे नहीं दे पाया, तब क्या होगा, क्या मेरी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, नहीं, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, ठीक है। तो लैप्स पॉलिसी को क्या मैं वापस चालू करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकते हो। वो क्या होता है आपका रिवाइवल पीरियड। देखो
कम से कम 5 साल होते हैं इसमें, ऐसा IRDA कहता है। पर अगर आपका प्रोडक्ट वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये वेरी भी कर सकता है, ठीक है। कोई 3 साल देता है, कोई 4 साल देता है, कोई 5 साल देता है। अब इसमें क्या होता है, सपोज एक बार आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, जो कंपनी ने ग्रेस पीरियड मेंशन किया होता कि इसके बीच आप अपना प्रीमियम दीजिए और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, सपोज वो ग्रेस पीरियड भी खत्म हो गया और मैंने प्रीमियम नहीं दिया, सपोज 2 साल निकल गए मैंने प्रीमियम नहीं दिया, तो मेरी पॉलिसी का क्या होगा, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। पर आप उसको रिवाइव करवा सकते हो, कैसे, सपोज 3 साल बाद मेरे पास ना पैसे आ गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा यार मेरे को वो पॉलिसी ना वापस से चलानी है। तो वो क्या कहेंगे, जो आपके 3 साल के 3 प्रीमियम है पहले तो वो पैसे दीजिए आप, फिर आपने इतने साल जो प्रीमियम नहीं भरा उसके आप चार्जेस दीजिए, पेनल्टी दीजिए, ठीक है। फिर आप ये सब चीजें देते हो, उसके बाद आपकी पॉलिसी रिवाइव कर दी जाएगी, तो पॉलिसी रिवाइव हो जाती है, ठीक है। ये टाइम पीरियड कंपनी टू कंपनी और पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है कि कितने साल का आपका रिवाइवल पीरियड है। कोई 5 साल देता है आपको कि 5 साल में आके आप सारा पैसा इकट्ठा भर दीजिए जो आपका बचा हुआ है पीछे का, आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी। कोई 3 साल देता है, कोई 4 साल देता है, ठीक है। तो ये रिवाइवल पीरियड कंपनी टू कंपनी और पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं असाइनी, असाइनमेंट, असाइनर की। ये क्या होता है, तो इसको देखो, पहले सबसे पहले एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। सपोज आपने एक कार ली, ठीक है, लोन पे। तो कार लोन जब आप लेते हो तो क्या होता है, जो आरसी होती है ना उसमें बैंक का नाम होता है। जब तक आपका वो कार लोन चल रहा है उस आरसी में बैंक का नाम होता है। फिर क्या है, जब आपका कार लोन खत्म हो गया तो आप बैंक से एनओसी लेते हो, ठीक है। फिर आप अपने इधर जो भी आपका आरटीओ ऑफिस होता है वहां जाते हो, फिर आपकी आरसी बनती है आपके नाम की, ठीक है। तो जब तक आपका कार का लोन चल रहा होता है तो आरसी में नाम किसका होता है, बैंक का। तो वैसे ही आप ना पॉलिसीज पे भी लोन ले सकते हो, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर भी लोन ले सकते हो। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, जो आपकी पॉलिसी होती है अपने नाम से ट्रांसफर करके बैंक के नाम करनी होती है, ठीक है। तो जब आप अपनी पॉलिसी ट्रांसफर करते हो दूसरे बैंक के नाम, ठीक है, तो उस केस को क्या बोलते हैं, हम असाइनमेंट बोलते हैं। जब भी आप अपनी पॉलिसी अपने नाम से हटा के बैंक के नाम करते हो या किसी पर्सन के नाम भी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम असाइनमेंट बोलते हैं। और ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो केसेस है, क्या, एक तो देखो ये है पर्सन जिसकी ये पॉलिसी है, ठीक है। दूसरी तरफ है बैंक रख लो या पर्सन रख लो जिसको ये पॉलिसी दे रहा है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर इस तरफ हो रहा है। तो इस प्रोसेस को तो असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। पर इनमें दो चीजें और होती है, एक होती है असाइनी, एक होता है असाइनर, ठीक है। तो असाइनर कौन होता है, जो अपने राइट्स ट्रांसफर करता है, मतलब पॉलिसी इस पर्सन की थी, अब ये पर्सन जो है अपनी पॉलिसी बैंक के नाम कर रहा है या तो इस पर्सन के नाम कर रहा है, तो ये पर्सन को क्या बोलेंगे हम, असाइनर, इसको बोलेंगे असाइनर। और जिसके नाम होती है उसको क्या बोलते हैं, असाइनी, ठीक है, उसको बोलते हैं असाइनी। तो जब भी ई आता है तो समझ लो कि उसके नाम हो रही है, जैसे नॉमिनी, नॉमिनी में क्या था, डबल ई आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसके नाम हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जब मैं पॉलिसी अपने नाम से हटा रहा हूं और दूसरे के नाम कर रहा हूं, तो जो बंदा अपनी पॉलिसी हटा रहा है, ठीक है, जो अपने राइट्स छोड़ रहा है उसको बोलते हैं असाइनर, और जिसके नाम कर रहे हैं उस पर्सन को बोलते हैं असाइनी, ठीक है। यहाँ पे बैंक भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंश्योरेंस। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।